वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्स्ट्राडिशन टॉपिक को। याद रहे कि इससे पहले एक वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना चुका हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो वाली वीडियो देखें, फिर आके ये वाली वीडियो देखें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्स्ट्राडिक्शन का मेन कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग, इसकी डेरिवेशन, मुख्तलिफ ऑथर्स की डेफिनेशन और एक्स्ट्राडिक्शन में कौन सी पार्टीज़ होती हैं, इस चीज़ को देखा था। इसके अलावा हमने वो मैगज़िम्स देखे थे जिस पे एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट बेस कर रहा है। उसके बाद हमने फ़िलोसफी देखी थी और एक्स्ट्राडिशन का स्टेट सॉवरेनिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे हमारे पास हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रेडिशन, यानी कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे एक्सट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट बेस करता है। जब ये प्रिंसिपल्स फुलफिल होंगे, उसी सूरत में आपका एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी, यानी कि जो अक्यूज्ड है उसने जो एक्ट कमिट किया है, वो लाजमी बात है दोनों स्टेट्स में क्राइम कंसिडर होगा। कौन सी स्टेट्स? एक आपकी रिक्वेस्टिंग स्टेट और दूसरी रिक्वेस्टेड स्टेट। इन दोनों स्टेट में वो एक्ट जो है वो क्राइम कंसिडर होना चाहिए। भले उनके फिर नाम अलग हो सकते हैं, दोनों स्टेट में हो सकते हैं थोड़े बहुत एलिमेंट्स भी अलग हों, मगर वो एक्ट दोनों स्टेट में ही क्राइम होगा। जब दोनों स्टेट में क्राइम होगा तो उसी सूरत एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। अगर दोनों स्टेट में वो एक्ट क्राइम नहीं है तो एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट या एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एक्ट कमिट हुआ है एक्यूज्ड की तरफ से, वो क्राइम होगा दोनों स्टेट में, रिक्वेस्टिंग स्टेट में भी और रिक्वेस्टेड स्टेट में भी। ये जो ऑफेंस कमिट किया है एक्यूज ने, लाजमी नहीं है दोनों स्टेट में वो ऑफेंस का नाम भी सेम हो या एलिमेंट्स भी सेम हो। उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, नाम अलग हो सकता है दोनों स्टेट में, मगर वो एक्ट क्राइम ही होगा। इस प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक ये है कि जो रिक्वेस्टेड स्टेट है उसके पास ये राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर दे एक्स्ट्राडिशन को, अगर उनके नज़दीक वो एक्ट जो कमिट हुआ है वो क्राइम नहीं है। अगर उनके नज़दीक कोई एक्ट क्राइम नहीं है तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो चीज़ लाफुल होगी है। तो जो रिक्वेस्टेड स्टेट है फिर वो हो सकता है एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस ना परफॉर्म करे, वो रिफ्यूज़ कर दे एक्स्ट्राडिशन को। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल है या दूसरी डॉक्ट्राइन है जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेशलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेशलिटी कहता है कि अगर रिक्वेस्टेड स्टेट ने किसी क्राइम को देख के एक्स्ट्राडाइट कर दिया तो अब दूसरी स्टेट लाजमन उसी क्राइम पे ही मुकदमा चलाएगी और उसी क्राइम की ही पनिशमेंट देगी जिसके लिए उस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। अगर रिक्वेस्टिंग स्टेट किसी और क्राइम का मुकदमा चला देती है या किसी और क्राइम की पनिशमेंट देना शुरू हो जाती है तो ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रेडिशन हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रेडिशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, an extradited person can only be tried for the offense for which extradition was granted, यानी कि जिस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट किया गया है सिर्फ उसके खिलाफ उसी चीज़ का मुकदमा चलाया जाएगा, उसी ऑफेंस का मुकदमा चलाया जाएगा जिसके लिए उसको दूसरी स्टेट के हवाले किया गया है, जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म हुआ है। जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है वो किसी और चीज़ का मुकदमा नहीं चला सकती सिवाय उस ऑफेंस के जिसको उन्होंने मेंशन किया था अपनी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में। तो जो ऑफेंस मेंशन किया गया था एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट में और जिसकी बेस पे एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म हुआ, तो अब रिक्वेस्टिंग स्टेट उसी चीज़ का मुकदमा चलाएगी और उसी चीज़ की पनिशमेंट देगी, और कोई उस पर मुकदमा नहीं चल सकता और किसी चीज़ की उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमारे पास केस ला है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रोशर्स का। ये 1886 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक अक्यूज्ड था जिस पे चार्ज था मर्डर का, और मर्डर के लिए ही उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था। मगर जब वो रिक्वेस्टिंग स्टेट में आया तो रिक्वेस्टिंग स्टेट ने उस पर किसी और चीज़ का मुकदमा चला के उसकी सज़ा दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, उस पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया और उसको रिलीज़ कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उस पे सिर्फ उसी ऑफेंस का मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था, जिसके लिए उसकी एक्स्ट्राडिशन मांगी गई थी। उसके बाद हमारे पास अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमा फेशाई केस,
यानी कि रिक्वेस्टेड स्टेट के पास सफिशेंट एविडेंस मौजूद होनी चाहिए अक्यूज्ड के खिलाफ जो कि जस्टिफाई करे एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस को। यानी कि जब अक्यूज्ड की एक्स्ट्राडिशन मांगी जाएगी, रिक्वेस्टिंग स्टेट के पास एविडेंस मौजूद होनी चाहिए कि इस पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है, और ये देखें ये हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है। रिक्वेस्टेड स्टेट एविडेंस देखने के बाद एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। तो जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है वो लाजमन क्या करेगी, एनफ एविडेंस देगी किसको, रिक्वेस्टेड स्टेट को, जिसमें वो ये शो करेंगी कि जो अक्यूज्ड है ये किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। अगर रिक्वेस्टिंग स्टेट एविडेंस नहीं प्रोवाइड करता तो रिक्वेस्टेड स्टेट हो सकता है एक्स्ट्राडिशन को रिफ्यूज़ कर दे, एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस को मना कर दे कि हमने जो आप पर्सन हमसे डिमांड कर रहे हो उसको हमने एक्स्ट्राडाइट नहीं करना। उसके बाद हमारे पास अगला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपका रिक्वेस्टेड स्टेट है जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है, जब उसको इस चीज़ का यकीन होगा कि अगर ये किसी पर्सन को जिसको डिमांड किया जा रहा है उसको एक्स्ट्राडाइट करते हैं, तो लाजमन उसके साथ रिक्वेस्टिंग स्टेट में फेयर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा, उस पर फेयर ट्रायल चलाया जाएगा। जब तक रिक्वेस्टेड स्टेट को इस चीज़ की यकीन दहानी नहीं हो जाती कि उस पर्सन के साथ फेयरली डील किया जाएगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फेयर ट्रायल चलाया जाएगा, तब तक वो जो रिक्वेस्टेड स्टेट है जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है वो हो सकता है एक्स्ट्राडाइट ना करे। इसमें आपका प्रॉपर लीगल प्रोसीजर भी आ जाता है, जो अक्यूज़्ड है उसका अपने आप को डिफेंड करने का राइट भी आ जाता है, और तमाम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं, और रूल ऑफ लॉ भी आ जाता है। इन तमाम प्रिंसिपल्स को, इन तमाम प्रोसीजर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो रिक्वेस्टेड स्टेट है एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेopardy। प्रिंसिपल ऑफ डबल जेopardy ये कहता है कि अगर एक पर्सन ने एक क्राइम कमिट कर लिया तो अब उसको एक ही दफ़ा पनिशमेंट मिलेगी उस क्राइम की, ऐसा नहीं होगा कि उसको सेम क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट दे दी जाए। दिस प्रिंसिपल मीन्स डैट अ पर्सन कांट बी ट्राइड और पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। यानी कि एक पर्सन को एक क्राइम की एक ही सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि उसको ट्वाइसली पनिश कर दिया जाए फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि उसको दो दफ़ा पनिश कर दिया जाए सेम ऑफेंस के लिए। अच्छा, अब जो रिक्वेस्टिंग स्टेट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो किसी अक्यूज़्ड की एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर रहा है, मगर वो अक्यूज़ जो है वो उस क्राइम की पनिशमेंट पहले ही फेस कर चुका है, तो जो रिक्वेस्टेड स्टेट है वो बाउंड नहीं है कि उस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट करे जिस पर्सन ने पहले ही अपने क्राइम की पनिशमेंट फेस कर ली है। इस प्रिंसिपल का इशारा हमें एक लैटिन मैगज़ीन में भी देखने को मिलता है जिसमें कहा गया है, नेबीज इन इडम नॉट ट्वाइस फॉर द सेम थिंग। ये वो मैगज़ीन है जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ डबल जेopardy की झलक देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रिंसिपल है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी बात करता है कि अगर आप किसी पर्सन को कुछ दे रहे हो तो बदले में आप उससे कुछ ले भी रहे हो। इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, गिव एंड टेक रूल को फॉलो करता है कि आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो आप बदले में कुछ ले रहे हो। अगर ले नहीं रहे तो आने वाले फ्यूचर में कोई चीज़ उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। रेसिप्रोसिटी का रूल इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह अप्लाई होता है कि अगर एक कंट्री किसी स्टेट को या किसी और कंट्री को कोई बेनिफिट देती है या किसी कंट्री या स्टेट के साथ कोऑपरेट करके चलती है, तो वो कंट्री या स्टेट जो बेनिफिट दे रही है या कोऑपरेट कर रही है, तो वो बदले में भी सेम ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करती है। यानी कि वो सेम ट्रीटमेंट ही एक्सपेक्ट कर रही है बदले में कि हमारे साथ भी आप इसी तरह बिहेव करोगे, हमें भी आप कोई ना कोई बेनिफिट दोगे, हमारे साथ भी आप कोऑपरेट करके चलोगे। एक तरफ़ा तो तल्लुकात नहीं ना चलते, तल्लुकात दोनों तरफ से चलते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो अगला भी आपके लिए कुछ करे, तभी तल्लुकात बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो एक्स्ट्रेडिशन के प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई कंट्री सरेंडर करती है किसी पर्सन को किसी दूसरी स्टेट को, तो जो स्टेट सरेंडर कर रही है किसी पर्सन को दूसरी स्टेट को, वो सेम कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रही है इन फ्यूचर केसेस में कि आने वाले वक्त में अगर हमारा पर्सन आपकी स्टेट में आ जाता है तो हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा पर्सन हमारे हवाले करो। आज आपने हमसे डिमांड की थी कि आपको ये पर्सन चाहिए, इसने क्राइम कमिट किया, हमने ये पर्सन आपको दे दिया। अब आने वाले वक्त में हमारा पर्सन क्राइम कमिट करके आपकी स्टेट में आता है,
तो हम भी आपसे यही कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमें हमारा पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया है वो हमें दे दोगे। उसके बाद हमारे पास अगला प्रिंसिपल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिक्वेस्टेड स्टेट जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है उसको ये खदशा है कि जो अक्यूज्ड है उसके साथ रिक्वेस्टिंग स्टेट में टॉर्चर होगा, इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होगा, तो वो इस बुनियाद पे एक्स्ट्राडिशन से मना कर सकती है। बहुत सी कंट्री उस वक़्त तक एक्स्ट्राडिशन परफ़ॉर्म नहीं करती जब तक उनको ये यकीन ना आ जाए कि रिक्वेस्टिंग स्टेट में अक्यूज़्ड को फेयरली डील किया जाएगा और इंसानों की तरह डील किया जाएगा। जब तक उनको इन दोनों चीज़ों की यकीन दहानी नहीं हो जाती, तब तक बहुत सी रिक्वेस्टेड स्टेट जिनसे रिक्वेस्ट की जाती है, वो एक्स्ट्राडिशन परफ़ॉर्म नहीं करती। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रिंसिपल रूल ऑफ नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ नेशनल्स। यानी कि अगर कोई पर्सन आपका नेशनल है, आपका सिटीज़न है, मगर उसने किसी दूसरी स्टेट में क्राइम किया है, तो अब वो दूसरी स्टेट आपसे एक्स्ट्राडिशन माँग रही है आपके सिटीज़न की। वो सिटीज़न तो आपका ही है ना, मगर उसने क्राइम तो किसी दूसरी स्टेट में कमिट किया, तो दूसरी स्टेट आपसे एक्स्ट्राडिशन माँगेगी। लेकिन आप उसे मना कर सकते हो इस बुनियाद पे कि ये हमारा सिटीज़न है, हम इस पे खुद मुकदमा चलाएँगे, इस पे खुद लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे और इसको इसके क्राइम के मुताबिक पनिश करेंगे। बहुत सी कंट्रीज़ अपने सिटीज़न को एक्स्ट्राडाइट नहीं करती, उसकी बजाय वो क्या करती हैं, उनको अपने ही स्टेट में प्रोसिक्यूट कर लेती हैं, अपने ही स्टेट में उन पे लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लेती हैं। और ये सारा कुछ होता है एक प्रिंसिपल की बेस पे, एक मैक्सिम की बेस पे जो कि है ओथ डिडीरे ओथ यूडिकारे, यानी कि या तो उस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट कर दो या तो प्रोसिक्यूट कर दो। अब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो कंट्री क्या चूज़ करती हैं, प्रोसिक्यूट करना चूज़ करती हैं अपने सिटीज़न्स को, कि हम अपने सिटीज़न को खुद पनिश करेंगे बजाय इसके कि हम अपने सिटीज़न को किसी दूसरी रिक्वेस्टिंग स्टेट को दे दें और फिर वो स्टेट उसको पनिश करे। हमारा सिटीज़न है, हम इसको खुद इस क्राइम के लिए पनिश करेंगे जो कि इसने किसी दूसरी टेरिटरी में जाके किया है, किसी दूसरी बाउंड्री में जाके किया है। तो इस बुनियाद पे जो रिक्वेस्टेड स्टेट है एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करती। हमारे पास एक केसला है वैलेंटाइन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। इस केसला में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट का एक सिटीज़न होता है जो कि क्राइम कमिट करता है किधर, फ्रांस में। अभी जो क्राइम है ये एक ट्रीटी में कवर होता है जिसका नाम है फ्रैंको अमेरिकन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ 1909। ये जो ट्रीटी है ये मदद देता है फ्रांस और अमेरिका के दरमियान एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने में। अब क्या होता है, जो पर्सन फ्रांस में क्राइम कमिट करता है वो भाग कर अपनी यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स आने के बाद फ्रेंच अथॉरिटीज़ जो मौजूद होती हैं न्यूयॉर्क में, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेती हैं। अरेस्ट होने के बाद केस अदालत में चले जाता है। फ्रेंच अथॉरिटी ये चाह रही होती हैं कि उस पर्सन को फ्रांस में ले जाके पनिश किया जाए, मगर वो पर्सन कहता है कि मैं यूएसए का नेशनल हूँ और आर्टिकल 5 जो है इस ट्रीटी का, जिसका अभी हमने ऊपर ज़िक्र किया है, ये कहता है नो नेशनल शुड बी सरेंडर्ड, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अपने नेशनल को किसी दूसरी स्टेट को सरेंडर नहीं करेगा। कोर्ट इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और ये कहता है कि इस पर्सन को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा इस बुनियाद पे कि ये यूएस का नेशनल है, यूएस का सिटीज़न है। अब एक्स्ट्राडिशन की बजाय क्या होगा, इस पर्सन को यूएस लॉ के तहत लीगल प्रोसीडिंग में एंगेज्ड किया जाएगा, इस पे लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी, इस पर मुकदमा यूएस लॉ के मुताबिक चलाया जाएगा और अगर इसकी पनिशमेंट बनती हुई तो इसको यूएस लॉ के मुताबिक पनिश भी किया जाएगा। जी, ये हमारे पास साइड पे फ्रांको अमेरिकन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 1909 का, जिसका आर्टिकल 5 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये कहता है कि नाइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शैल बी बाउंड टू डिलीवर अप इट्स ओन सिटीजन और सब्जेक्ट्स अंडर द स्टिपुलेशंस ऑफ द कन्वेंशन। यानी कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि दोनों स्टेट इस चीज़ की पाबंद नहीं है कि अपने पर्सन को या अपने सिटीजन्स को एक्स्ट्राडाइट करें। इसी आर्टिकल का सहारा लेते हुए जिस पर्सन ने फ्रांस में क्राइम कमिट किया था, उसने अपनी स्टेट अमेरिका में आके इस आर्टिकल का एज लिया, इस आर्टिकल से फ़ायदा उठाया और एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस से बच गया, आल्दो उसे यूएस लॉ के तहत प्रोसिक्यूट किया गया था।
उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल है जो कि है टाइम बार्ड ऑफेंसेस। एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस उन सूरतों में परफॉर्म नहीं किया जाएगा जहां पे टाइम बार्ड आ जाएगी। टाइम बार्ड क्या होता है कि अगर कोई पर्सन ने क्राइम कमिट किया है तो अब स्पेसिफिक पीरियड आगे दे दिया जाता है कि इतने पीरियड के अंदर ही इस पर्सन के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन इनिशिएट की जाएगी। अब विद इन द टाइम लिमिट अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होती है तो ठीक है, अगर विद इन द गिवन टाइम जो कि लॉ ने दिया है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन नहीं होती किसी पर्सन की, तो उस गिवन टाइम के बाद उस पर कोई भी केस इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्राडिशन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगती तो तब भी आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।